शाम का वक्त है। कुछ लोग जंगल से गुजरने वाले थे। जंगल का खौफनाक रास्ता देख फॉरेस्ट ऑफिसर से ज्यादा चिंता सुधीर और अन्य चौकीदारों को हो रही थी। साहब, टाइम से निकल जाए, रास्ता बहुत ही खराब है, इतना लेट करना ठीक नहीं है। फॉरेस्ट ऑफिसर भी बात को समझ रहा था, मगर जवान खून कब खौफ की परवाह करता है। फॉरेस्ट ऑफिसर ने सुधीर के कंधे पर हाथ रख कहा, इतने दिनों से मैं रोज जंगल की सैर के लिए जाता हूँ, आज तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ जिससे मुझे डर लगे। इस पर सुधीर बोला, साहब, जंगल का रास्ता है, आपका अकेले जाना ठीक नहीं रहेगा। आप बोले तो 2-4 लठैत भेज दूं आपके साथ। फॉरेस्ट ऑफिसर सुधीर की बात सुनकर मुस्कुराने लगा और बाइक स्टार्ट कर जंगल की ओर चल दिया। सुधीर ने फॉरेस्ट ऑफिसर को अकेले जाता देख बाइक के पीछे 2 लठैत चौकीदारों को भेज दिया। जंगल में बाइक 1 किलोमीटर अंदर चली होगी कि एक चढ़ाई के बाद फॉरेस्ट ऑफिसर की बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया। उसने मौका देख बाइक की डिग्गी से एक थैला निकाला और उसमें से कुछ मांस के टुकड़े निकाल पूरे जी जान से दूर जंगल में फेंकने लगा। सारे मांस के टुकड़े फेंकने के बाद ऑफिसर ने चैन की सांस लेते हुए खुद से कहा, बहुत याद आएगी तुम्हारी। इतना कहकर ऑफिसर अभी कुछ ही दूर गया था कि तभी रास्ते में उसे एक अनजान शख्स दिखाई दिया। तुम हमारी फॉरेस्ट चौकी के चौकीदार हो ना? फॉरेस्ट अफसर के पूछने पर वो शख्स हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, जी। इतना कहकर वो शख्स फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ चलने लगा था। तभी फॉरेस्ट ऑफिसर ने उस शख्स से पूछा, इतनी रात गए तुम बीच जंगल में क्या कर रहे हो? तुम्हें तो चौकी में होना चाहिए ना? इस पर फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ चल रहे उस शख्स ने फिर हाँ में सिर हिलाया और कहा, जी। वो शख्स फॉरेस्ट ऑफिसर के हर सवाल का जवाब जी में ही देता था। अफसर ने उस शख्स से फिर कहा, इतनी गर्मी में कंबल, बुखार है तो फिर घर में बैठो। ऑफिसर की इस बात पर भी उस शख्स ने हाँ में ही सिर हिलाया और जी कहा, पर ऑफिसर का मन खट्टा हो गया था। दोनों बात करते करते करीब 2 किलोमीटर और आगे बढ़ चुके थे। पूर्णिमा की रात थी, चांद भी अपने पूरे शबाब में था। फॉरेस्ट ऑफिसर ने उस शख्स को बड़े ध्यान से देखना शुरू कर दिया। उस शख्स का चेहरा कम्बल की वजह से चांदनी रात में भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। फॉरेस्ट ऑफिसर को इस बात से डाउट हो गया था, क्योंकि इतनी रोशनी में भी उस शख्स के पैर भी दिखाई नहीं दिए और उसके साथ चलने में कदमों की आहट भी नहीं सुनाई दे रही थी। उसने बुदबुदाते हुए खुद से कहा, हो ना हो, ये आदमी तो नहीं है। सुधीर सही बोल रहा था, मुझे अकेले इतनी रात को जंगल में नहीं आना चाहिए था। खैर, ऑफिसर ये सोच ही रहा था कि पीछे से साइकिल पर आ रहे कुछ लोगों की आवाजें सुनाई दी। साइकिल की आवाज सुनते ही फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ चल रहा शख्स फॉरेस्ट ऑफिसर की तरफ बहुत बड़ा मुंह फैलाकर झपट्टा मारता है। एक पल को फॉरेस्ट ऑफिसर की जान उसके हलक में आ चुकी थी। वो अपनी जान बचाने के लिए पीछे हुआ ही था कि लड़खड़ा कर वो कच्ची सड़क पर जा गिरा। फॉरेस्ट ऑफिसर अपनी एड़ियां रगड़ता हुआ डर के मारे पीछे हटता जा रहा था, क्योंकि उसके सामने खड़ा वो शख्स आधा जानवर और आधा इंसान का रूप ले एक दैत्य बन चुका था और फॉरेस्ट ऑफिसर की मौत पर उसी की तरफ बढ़ रहा था। पर इससे पहले वो शख्स फॉरेस्ट ऑफिसर पर हमला करता, साइकिल पर आ रहे लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसे सुन वो दैत्य जंगल की झाड़ियों में कूद कर गायब हो गया। साइकिल वाले 2 लोगों ने भी फॉरेस्ट ऑफिसर को नीचे गिरा देख उसे उठाते हुए पूछा, साहब, आप ठीक तो है ना? इस पर फॉरेस्ट ऑफिसर ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, पर ये कौन था यार? साला भूत प्रेत टाइप लग रहा था। छोड़िए साहब इसको, ये जंगल है, यहाँ वही जिंदा रहता है जिसको यहाँ के तौर तरीके पता हो। जिन 2 लोगों ने फॉरेस्ट ऑफिसर की मदद की थी वो कोई और नहीं बल्कि सुधीर के भेजे हुए ही 2 लठैत थे, जिन्हें फॉरेस्ट ऑफिसर अच्छे से पहचान चुका था। उसने ज्यादा बहस ना करते हुए अपनी बाइक उठाई और वापस चौकी की ओर चल दिया। आखिरकार घंटे भर की पदयात्रा के बाद अफसर अपनी फॉरेस्ट चौकी पर पहुंच गया था। फॉरेस्ट अफसर की हालत देख सुधीर समझ गया था
कि जरूर फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ कुछ गलत हुआ है। सुधीर ने ऑफिसर को देखते ही कहा, आ गए साहब, मैंने तो पहले ही बोला था कि जंगल में रात के टाइम अकेले गुजारना खतरे से खाली नहीं है। अबे कुछ रोज पहले तो संजो को मर्डर पाओ, क्या कुछ गुंडे बदमाश लोग के ऊपर पेट्रोल डाल के जिंदा जलाए देते रहे। तो वो साला भूत बन गया क्या? मुझे मिला था और वो लगभग 2 किलोमीटर तक मेरे साथ भी चला। फॉरेस्ट ऑफिसर की बात सुन सुधीर तपाक से बोल पड़ा, साहब आपको मिला का वो साला ऐसे ना जाए, बहुतन को अपने साथ लेके जाए साहब। सुधीर अभी बोल ही रहा था कि तभी अफसर ने सुधीर से फिर पूछा, क्यों मर्डर हुआ था क्या संजू का? साहब लड़की बाजी को मैटर रहो है, साथ है कि खबा पिया के मार दे नू का। चलो ये सब छोड़ो साहब जी, ये जंगल है, यहाँ जितने पत्ते उतनी कहानियां। अभी हम आपके लिए खाना लगाते हैं, ठीक है? खाना खाने के बाद अफसर की खटिया वहीं चौकी के बगल में लगा दी गई। बिस्तर पर लेटते ही अफसर की आंख कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। रात के करीब 2:30 बजे छन छन की आवाज सुन अफसर की नींद खुल गई। जागते ही अफसर ने सबसे पहले अपने आसपास देखा, पर उसे काले साए के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वो वापस सोने जा ही रहा था कि तभी उसे अंधेरे में एक पेड़ से लटकी एक उल्टी लड़की दिखी। वो लड़की लाल जोड़े में सजी रेंगते हुए ऑफिसर के पास ही चली आ रही थी। इससे पहले फॉरेस्ट ऑफिसर कुछ समझ पाता, खाट की रस्सियों ने ऑफिसर के हाथ पैर जकड़ लिए। फॉरेस्ट ऑफिसर मदद के लिए सुधीर को बुलाना तो चाह रहा था, पर जैसे ही चिल्लाने के लिए ऑफिसर ने अपना मुंह खोला, खाट की रस्सियां खुद ब खुद उसके मुंह में घुसने लगी। वो दर्द के मारे तड़प रहा था, छटपटा रहा था, और लाल जोड़े में वो लड़की फॉरेस्ट ऑफिसर के करीब आती जा रही थी। फॉरेस्ट ऑफिसर खटिया पर लेटा उसी की रस्सियों से बंधा पड़ा था। जब लाल जोड़े में वो लड़की उसकी छाती पर आके बैठ गई और उसकी छाती में अपने लंबे नुकीले नाखून गड़ाते हुए बोली, मुझे बर्बाद करके तू यहाँ मजे कर रहा है? तुझे क्या लगा मेरी जिंदगी बर्बाद करके तू जिंदा बच जाएगा? उस लड़की की बात सुन और उसका डरावना और खूंखार चेहरा देख फॉरेस्ट ऑफिसर की रूह कांप गई थी। वो कुछ बोल तो नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी आंखों का डर देख ये साफ पता चल रहा था कि वो इस लड़की को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता था और उसे उसकी आंखों में अपनी मौत साफ दिखाई दे रही थी कि अचानक ही फॉरेस्ट ऑफिसर बोलने लगा। उसके हाथ पैर की रस्सियां अपने आप ही खुल गईं, क्योंकि फॉरेस्ट ऑफिसर को बचाने सुधीर आ गया था। वो अपने एक हाथ में भभूत और दूसरे हाथ में एक माला लिए कुछ मंत्र बुदबुदा रहा था, जिसके असर से उस लाल साड़ी वाली औरत की शक्तियां कम होती जा रही थी। कुछ पल बाद ही फॉरेस्ट ऑफिसर एकदम सही सलामत खड़ा था और लाल साड़ी वाली औरत हवा में तड़प रही थी। कौन है साहबी? सुधीर के पूछने पर ऑफिसर बोला, पता नहीं कौन है, मैं तो यहाँ चैन से सो रहा था कि अचानक ही ये लड़की मेरी छाती पर आके बैठ गई और मेरी छाती में अपने नाखून चुबा रही थी। ऑफिसर की बात सुन सुधीर ने उस लड़की से पूछना शुरू किया, बोल जल्दी, कौन है तू? क्यों मेरे साहब की जान लेना चाहती तू? बोल जल्दी, वरना ये माला तोड़ के तुझे भस्म कर दूंगा। मुझसे क्या पूछता है? अपने साहब से पूछ। मुझे बर्बाद कर यहाँ जंगलों में चैन की सांसें ले रहा है। आखिर ऐसा क्या गुनाह किया था मैंने जो इसने मेरे साथ इतना बुरा किया? लड़की की बात सुन सुधीर भी सोच में पड़ गया, लेकिन इससे पहले कि वो उस लड़की से कुछ पूछता, ऑफिसर बोला, सुधीर मत सुन इसकी, ये एक भूतनी है और तू अपने साहब की बात मानना, ये भूतनी की बात मान रहा है। मैं तो कहता हूँ तोड़ दे इसकी माला और भस्म कर दे इसको। अपने साहब की बात सुन सुधीर माला को खींचने लगा था, जिससे हवा में वो लड़की दर्द के मारे तड़पने लगी। उसके शरीर से हल्का हल्का धुआं भी निकलने लगा था, पर उसने हार नहीं मानी और दर्द से कराते हुए बोली, मैं और तुम्हारा फॉरेस्ट ऑफिसर विनोद अच्छे दोस्त हुआ करते थे। ये मेरे से प्यार करता था, पर मैं नहीं। इसने मुझे मनाने की बहुत कोशिश भी करी। ये मुझसे शादी करना चाहता था, पर मैं मजबूर थी। मेरे पापा मेरी शादी कहीं और तय कर चुके थे। ये बात तुम्हारे ऑफिसर को हजम नहीं हुई,
तो जिस रात मेरी सुहाग रात थी, ये पता नहीं कैसे मेरे कमरे में आ गया। मैं शादी के जोड़े में बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी कि अचानक ये मेरे कमरे में घुस आया और मेरे चेहरे पर तेजाब डालकर मेरा चेहरा जला दिया। मेरा चेहरा जल रहा था, मैं दर्द से चीख रही थी। मुझे इस आदमी ने बर्बाद कर दिया। मैं इसकी नहीं हो सकी तो इसने मुझे किसी और का भी नहीं होने दिया। इस हादसे के बाद मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया। दुनिया वाले मेरा चेहरा देखकर घिन खाने लगे। मुझे खुद से नफरत होने लगी थी, पर मैंने हार नहीं मानी। अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया, लेकिन ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ। ये विनोद फिर से मेरी जिंदगी में आया, मुझे तबाह करने के लिए। ये मुझे अगवा करके इसी जंगल में ले आया और रोज मुझे अपनी हवस का शिकार बनाने लगा। किसी जानवर की तरह मुझे रोज नोचता था। मैं कब तक इसकी दरिंदगी बर्दाश्त करती। मैं हार गई और मौत को गले लगा लिया। फिर मेरे मरने के बाद इसने मेरे जिस्म के टुकड़े किए और रोज जंगल में सैर करने के बहाने ये मेरे जिस्म के जंगली जानवरों को खिलाया करता था। तो अब तुम ही बताओ, क्या ये इंसान जिंदा रहने के काबिल है? उस लड़की की बात सुन सुधीर दंग रह गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि भला कोई किसी के साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है। लड़की की कहानी सुन सुधीर ने अपना जादू रोक दिया और फॉरेस्ट ऑफिसर से बोला, तो जंगल रोज रात आप इस लड़की के शरीर के टुकड़े फेंकने जाते थे। मुझे तो लगता था खूंखार जानवर सिर्फ जंगल में ही मिलते हैं, लेकिन आप जैसा घिनौना जानवर तो मैंने आज तक नहीं देखा साहब। आखिर क्यों आपने इस लड़की के साथ इतना बुरा किया? हाँ? सुधीर की बात सुन विनोद ने उस लड़की से कहा, संचिता तुम्हें याद है एक रात पार्टी से निकलने के बाद हम मेरे घर आए थे और नशे में हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे? हाँ, पर वो मेरी गलती थी। विरोध में बहक गई थी। पर मैं तो पागल हो गया था ना। तुम मेरी लाइफ की पहली लड़की थी जिसके साथ मैंने वो पल बिताए थे। फिर मैं तुमको कैसे इतनी आसानी से जाने देता? मैंने वो सब किया जिससे मैं तुम्हें अपने पास सहीज कर रख सकता था, और मुझे मेरे किए पर कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी जी चुका हूँ। अब मौत आए तो आए। विनोद की बातों से उसका घमंड साफ दिखाई दे रहा था। उसने अपनी बात खत्म ही की थी कि सुधीर ने बुदबुदाते हुए इशारा किया और संचिता की आत्मा विनोद के अंदर घुस गई। विनोद दर्द से तड़पने लगा था। वो तकलीफ के मारे जमीन पर रेंगने लगा था, क्योंकि संचिता की आत्मा विनोद के शरीर को अंदर से काटने लगी थी। उसके नाक, कान और मुंह से खून गिरने लगा था। विनोद की आंखों की पुतलियां लगातार बड़ी होती जा रही थी और अगले ही पल किसी बुलबुले की तरह फट पड़ी। वो पूरी तरह से अंधा हो चुका था, पर संचिता का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था कि अचानक ही सुधीर विनोद के पास आया और उसने गले में वही माला डाल ली जिससे उसने संचिता की आत्मा पर काबू किया था। संचिता, विनोद के गले में जब तक ही माला है, तुमको उसके शरीर से कोई नहीं निकाल सकता है। जब तक तुम्हारा बदला पूरा नहीं हो जाता, तुम्हें इसके साथ जो करना है तुम कर सकती हो। सुधीर ने विनोद के शरीर पर काबू कर रखी संचिता से कहा और वापस मुड़ चौकी की ओर चल दिया। संचिता भी विनोद के शरीर को काबू में कर जंगल की ओर चल दी। फिर उस दिन के बाद से विनोद का कभी कुछ पता नहीं चला। सुधीर ने एक रिपोर्ट लिख दिया कि फॉरेस्ट ऑफिसर विनोद को जंगल की सैर करने का बहुत शौक था। एक दिन वो सैर पर गए तो, पर कभी वापस लौट कर नहीं आए। इस हादसे को आज 5 साल गुजर चुके हैं और कभी कभी रात को सुधीर को जंगल से किसी के चीखने की आवाज आती है। सुधीर जानता है कि आवाज विनोद की है, पर वो इसे किसी भूत प्रेत या आदमखोर की आवाज बता एक झूठी कहानी बना देता है ताकि जंगल का खौफ बरकरार रहे।